आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संविधान निर्माण की पृष्ठभूमि के बारे में कि भारतीय संविधान का निर्माण जो है कैसे हुआ, कौन कौन से अधिनियम पारित हुए, तब जाके कहीं जो है भारतीय संविधान सभा का निर्माण हुआ था। अगर आप स्टेट पीसीएस या सेंट्रल लेवल के किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हो तो आपको जो है इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलता है। देखिए, भारतीय संविधान निर्माण की पृष्ठभूमि को हम आमतौर पर जो है दो भागों में बांटते हैं। पहला है 1773 से लेकर 1853 तक, और उसके बाद होती है 1857 की क्रांति। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, क्रांति के बाद पढ़ते हैं 1858 से लेकर 1947। जो ये डेटें बता रहा हूँ मैं, इसमें हम जो विभिन्न अधिनियमों के बारे में पढ़ते हैं कि कब जो है गवर्नर जनरल की स्थापना हुई, कब वायसराय की स्थापना हुई, राजस्व सचिव का पद जो है कब अपनाया गया। इन सब के बारे में हम जो है इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाला है। अगर आप एम लक्ष्मीकांत से पढ़ रहे हो या फिर लुसेंट या पॉलिटिकल साइंस का कोई आपके पास अदर रिसोर्स है तो उन सब का जो एक कंक्लूजन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। देखिए, किसी भी कम्पिटेटिव को जो है मैं आज के इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूँगा। इस वीडियो को दो हम लेक्चर में डिवाइड करेंगे। एक ये वाला पार्ट होगा जिसमें हम पढ़ेंगे 1857 से 1853 तक, फिर उसके बाद पढ़ेंगे 18। सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 को, फिर उसके बाद 1764 को हुआ था बक्सर का युद्ध। अब देखिए, जब ये युद्ध हुए तो इसके बाद क्या हुआ, समय समय पर जो है अंग्रेजी सरकार ने जो है ना ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण करने के लिए तरह तरह के एक्ट लागू किए, तरह तरह के अधिनियम बनाए। उन्हीं में से पहला अधिनियम था रेगुलेटिंग एक्ट। इसे जो 1773 में लाया गया। अब देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या प्रावधान किए गए उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों पर जो है नियंत्रण करना। सबसे पहला काम इन्होंने इस एक्ट में क्या था कि जो ईस्ट इंडियन कंपनी है उसके कार्यों की जांच की जाएगी कि वो क्या क्या काम कर रही है। फिर जब कार्यों की जांच की जाए, फिर कार्यों की जांच करने के बाद जो है उनकी जो है प्रशासनिक और राजनीतिक मान्यता उनके कार्यों को इस अधिनियम के तहत दी गई। फिर तीसरी व्यवस्था क्या की गई, केंद्रीकरण। केंद्रीकरण मतलब सेंट्रलाइजेशन किया गया। अब देखिए कैसा किया गया, इसमें क्या था, जो मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी को जो है बंगाल के अधीन कर दिया गया था। बंगाल के अधीन किया गया था और बंगाल ही जो है इस पे पूरा नियंत्रण करेगा। और जो उस वक्त बंगाल के गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। ये आपसे एक नंबर में क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि जब जो है मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को जो है बंगाल के अंतर्गत किया गया तो उस वक्त जो है गवर्नर जनरल कौन थे। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हमने कहेंगे, वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वारेन हेस्टिंग। फिर इसी अधिनियम के तहत जो है 1774 में जो है कलकत्ता में, ये आपको लिख लेना है, कलकत्ता में जो है उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। उच्चतम न्यायालय की स्थापना, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस अधिनियम के तहत जो है कब 1700 कब जो है उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। तो आपको याद रखना है जो 1774 में जो है अधिनियम, 1774 की डेट बताई है, लेकिन ये जो है रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत ही आता है। 1773 में 1774 ईस्वी को कलकत्ता में जो है उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो चलिए, इसके बाद जो है दूसरा अधिनियम आता है, वो आता है 1781 का बंदोबस्त अधिनियम। इसे जो है 1774 में जो है हमने बात की कि 1774 में जो है कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। अब देखिए, इस उच्चतम न्यायालय की स्थापना तो की गई थी, लेकिन इसके बाद जो है 1781 में आया एक बंदोबस्त अधिनियम, जिसे जो है 1781 का सुधार अधिनियम भी कहा जाता है या फिर 1781 का सप्लीमेंट एक्ट भी कहा जाता है। अब इसमें क्या बात की गई, हमने बात की थी कि यहाँ पे जो है कलकत्ता में 1774 में 1773 के अधिनियम के तहत जो है एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। और अब देखिए, जो उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी उस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से गवर्नर जनरल को हटा दिया गया। अब गवर्नर जनरल कौन था, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, जो मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी पे अपना जो है शासन चलाता था, उसे जो है अधिकार क्षेत्र से बाहर हटा दिया गया। पहली व्यवस्था ये की गई। और दूसरी हो गई, जो कलकत्ता के स्थानीय लोग थे उनके लिए क्या किया गया कि उनके लिए न्याय व्यवस्था को जो है कुशल बनाया गया। 1784 का जो है पिट्स इंडिया एक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। इस अधिनियम में जो है द्वैत प्रणाली को अपनाया गया। द्वैत प्रणाली मतलब जब जो है
दो अलग अलग काम किए जा रहे हैं उस पे नियंत्रण जो है अलग अलग प्रशासन करेगा या अलग अलग कंट्रोलर उस पे नियंत्रण करेंगे। अभी में बताया गया था कि व्यापार पर जो शासन करेगा वो करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसे जो है नियंत्रक मंडल भी कहा जाता है, निर्देशक मंडल सॉरी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है व्यापार पे अपना पूरा नियंत्रण रखेगा। और फिर इसके बाद जो राजनीतिक कार्य होंगे, राजनीतिक कार्यों पर नियंत्रण कार्य रखेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, इसे निर्देशन मंडल कहा जाता है। और इसे जो है नियंत्रक मंडल कहा जाता है। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कहा जाता है निर्देशन मंडल, और कंट्रोलर को कहा जाता है निर्देशक मंडल। ये आपको याद रखना है। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में यह प्रावधान किया था। अब देखिए 1794 में आने लग गया चार्टर एक्ट। इस एक्ट के तहत क्या बात की गई, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर है इसमें जो सदस्य होंगे उनकी सैलरी जो है राजस्व से दी जाएगी। जो जितना भी राजस्व कर एकत्रित किया है सरकार ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, अब देखिए कंपनी पे नियंत्रण होने लगा है, सारे काम कंपनी के ऊपर ही किए जाने हैं, तो सैलरी भी इन सबको कौन देगी, कंपनी ही देगी। इसमें क्या प्रावधान किया गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो है अपनी सैलरी के, जितने भी बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के एम्प्लॉयज़ है वो अपनी सैलरी जो है राजस्व से एकत्रित करेंगे, राजस्व विभाग से उन्हें जो है सैलरी दी जाएगी। फिर इसके बाद आता है 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 में क्या बात की थी, पहला जो इसमें एक बात महत्वपूर्ण काम किया गया हुआ है एकाधिकार की समाप्ति। एकाधिकार की समाप्ति मैं आपको कैसे समझाऊं कि किया गया था, मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी में अब कोई भी अपना व्यापार उनके साथ शुरू कर सकता था, लेकिन इसमें एक्सेप्शन था, चाय का व्यापार जो है केवल चीन के साथ किया जाएगा। ऐसी कुछ इसमें बात की गई थी कि चाय और चीन के साथ व्यापार जो है एक समान रहेगा। चाय का व्यापार था उसमें भी कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, जहाँ पे ये पहले जिनके साथ ये व्यापार होता था वही करेंगे। और जो चीन के साथ जो जो हमारे संबंध थे वो जो है चीन के साथ सेम रहेगी। इस वक्त हम ब्रिटिश इंडिया के सदस्य है, अभी जो है भारत स्वतंत्र नहीं हुआ, हम 1813 का ही एक्ट पढ़ रहे हैं। फिर 1813 के एक्ट में ये बात की गई। फिर उसके बाद जो है कर एकत्र करने की जो है स्वतंत्रता ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गई, क्योंकि जो गवर्नर जनरल बनाए गए थे वो जो है कर भी एकत्र करने लगे थे, जो जो इनके अधीन जो है प्रेसिडेंसियाँ दी गई थी। फिर तीसरा क्या हो गया कि जो पादरी ईसाई होते थे उन्हें जो है 1813 से पहले भारत या ब्रिटिश इंडिया में आने का अवसर नहीं मिलता था, उन पर प्रतिबंध लगाया था। लेकिन जो 1813 का ये चार्टर एक्ट था, इस अधिनियम के तहत जो है उनको भारत में आने की जो है स्वतंत्रता या छूट मिल गई। फिर इसके बाद 1813 के अधिनियम के बाद क्या क्या हुआ, 1813 में जो है एकाधिकार की समाप्ति की गई, कर लगाने की स्वतंत्रता मिल गई। और एकाधिकार की समाप्ति तो की गई, एक्सेप्शन आपको याद रखना है, चीन और चाय का व्यापार जो है सेम एज इट इज़ रहने लगा जो 1813 से पहले किया जाता था। दूसरा क्या था कि कर लगाने की स्वतंत्रता मिल गई। और तीसरा जो हमने बात की 1813 के अधिनियम में, ईसाई पादरी तो उनको जो है भारत में आने की स्वतंत्रता मिल गई। फिर हम बात करते हैं 1813 का चार्टर अधिनियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसमें जो पहला प्रावधान किया गया, जो गवर्नर जनरल था जिसे हमने पढ़ा था 1773 के अधिनियम में, जहाँ पे जो है गवर्नर जनरल की स्थापना की गई, जो मद्रास और प्रेसिडेंसी थी, मद्रास और बम्बई, उन्हें बंगाल के अधीन किया गया था, तब जो है गवर्नर जनरल की स्थापना की गई थी। पहले गवर्नर जनरल आप कमेंट में बताइए कौन थे। फिर जो है गवर्नर जनरल की उपाधि को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा गया। जो पहले गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ये आपको याद रखना है। फिर इसमें जो दूसरा प्रावधान किया गया 1834 में, मैकॉले ने जो है खुले स्तर पर जो है प्रतियोगी परीक्षाओं को शुरू करने के लिए जो है एक कमेटी का निर्माण किया था। हालांकि इसे लागू तो नहीं उस वक्त कर पाए थे, ये लागू होती है 1853 के अधिनियम में, ये आप आगे पढ़ेंगे। इस अधिनियम में क्या हुआ, पहला हुआ कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा गया। जो इंडिया के पहले गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ये आपको याद रखना है। फिर इसमें दूसरा प्रावधान किया 1834 में एक कमेटी बनाई मैकॉले ने, जिसमें बात की गई थी कि ओपन लेवल पे जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है शुरू हो गए। यहाँ पे मैंने हिंदी में भी लिखा है, जो खुले स्तर पर जो है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक जो है कमेटी बनाएगी, जिसे हम समिति कहते हैं। अब बात करते हैं 1853 का अधिनियम। 1853 के अधिनियम में पहला तो इसे लागू किया गया, जो 1834 में काम किया जा रहा था कि सिविल सर्विस हो,
सिविल सर्विसेज या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो गए, उन्हें जो है लागू किया जाएगा। उन्हें जो है ग्राउंड लेवल पे अब उतारा गया कि जो ये यहाँ पे 1834 में जो निर्माण से संबंधित जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था, जो कुछ इन्होंने कानून बनाए थे, उन्हें जो है 1853 के अधिनियम में लागू कर दिया गया। देखिए 1813 या फिर 1794 से लेकर हम चार्टर एक्ट ही पढ़ रहे हैं 1853 तक। जब 1857 में हमारा युद्ध हो जाता है, जिसे हम क्या कहेंगे कि क्रांति कहेंगे, उसके बाद जो एक्ट आते हैं उन्हें हम अधिनियम कहेंगे। 1858, 61, 92, 1909, 1919 ये सब हम पढ़ने वाले। फिर देखिए जो 1853 का एक्ट था, इसमें क्या अधिनियम हुआ, इसमें क्या प्रावधान किए। पहला कि खुले स्तर पर जो है प्रतियोगी परीक्षाओं को लागू किया गया, एक। दूसरा हो गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो था, भारत के गवर्नर जनरल के लिए 7 सदस्यीय एक परिषद का निर्माण कर दिया गया, पार्षद का निर्माण कर दिया गया। पार्षद यानी कि परिषद, इसका निर्माण किया गया कि आप जो है इनके परामर्श से जो है कोई भी काम कर सकते हैं। जैसे भारत का प्रधानमंत्री, उसके पास मंत्रिमंडल होता है, मंत्रि परिषद होता है, उन सब की वो बैठक ही करता है। अमूमन मंत्रिमंडल की वो बैठक करता है जब भी कोई निर्णय लेना होगा। तो ऐसी स्थिति जब आनी आ जाती है, तो उसके लिए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास थी 6 से 7 सदस्य एक महत्वपूर्ण पार्षद। फिर इसके बाद क्या हो गया कि विधायी और प्रशासनिक कार्य को जो है अलग अलग किया गया। जो विधायी कार्य थे जो विधि के द्वारा चल रही थी, और प्रशासनिक जिसमें हम बात करते हैं सिविल के बारे में, जो हमारे अधिकारी आते हैं उनके कार्य क्षेत्र को जो है अलग अलग इस अधिनियम के तहत किया गया। तो चलिए पार्ट ए में इतना ही आज आप लोगों के साथ डिस्कस करना था। एक बार रिवीजन करते हैं। 1773 में आता है रेगुलेटिंग एक्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण करने के लिए वहाँ पे जो विभिन्न प्रावधान किए गए थे, केंद्रीकरण किया गया, गवर्नर जनरल की स्थापना की गई। फिर 1774 में इसी अधिनियम के तहत कलकत्ता में क्या होता है, एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना होती है। फिर 1781 में आता है बंदोबस्त अधिनियम, जिससे जो है सप्लीमेंट एक्ट भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, जो गवर्नर जनरल था उसे अधिकार क्षेत्र से हटा दिया गया और कलकत्ता के लोगों के लिए जो विशेष प्रावधान न्याय के किए गए। फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं 1784 का जो है पिट्स इंडिया एक्ट था। द्वैत प्रणाली अपनाए, व्यापार को जो है कमर्शियल जिसे हम कहते हैं, व्यापार को देखेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और जो राजनीति था उसे देखेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। 84 के बाद